हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। वनभूलपुरा इलाके में प्रशासन की टीम ने 14 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ मदरसे तो बिना मान्यता के ही चल रहे थे, जबकि कुछ में बच्चों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय और साफ सफाई ठीक से नहीं थी। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए थे। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनमें से ज्यादातर मदरसे मस्जिदों के अंदर ही चल रहे हैं। आपको बता दें, धामी सरकार अभी तक प्रदेश में 170 से ज्यादा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। उत्तराखंड में अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश में अभी तक 170 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं, जो या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे या फिर जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इन मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष सर्वे टीमें गठित की थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रविवार को 14 अवैध मदरसे सील किए गए। हल्द्वानी में घनी आबादी के बीच गुलदार की चहलकदमी से लोगों में काफी खौफ है। यहां पर कमलुवा गांजा इलाके के एक घर में 3 गुलदार घुस गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इलाके के लोगों का ये कहना है कि कई दिनों से गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। लोगों ने वन विभाग से गुलदारों को पकड़ने की मांग की है। कल रात जब मैं 9:47 पर अपने घर पहुंचा तो वहां मेरे घर के बाहर निकलते हुए तेंदुए को मैंने अपने देखा। उसके बाद गांव के बाकी लोगों को इस बारे में जानकारी दी और सजग करा। उसके बाद वन विभाग की टीम को भी मेरे द्वारा जब बताया गया तो उनके द्वारा 3-4 लोग वहां पर आए थे। उन्होंने हल्का सर्चिंग करी और वो चले। देहरादून के सहस्त्रधारा में हुई मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवतियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल सहस्त्रधारा में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की 2 लड़कियां पिटाई करती नजर आई, जिसके बाद वो युवक अपने साथी के साथ गाड़ी पर बैठकर भाग निकलता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। चारधाम यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16 लाख को पार कर चुका है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 5,62,000 रजिस्ट्रेशन हुए। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,74,000 रजिस्ट्रेशन हुए। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में विभागों पर तैयारियों का दबाव है। सबसे महत्वपूर्ण है कि रोड कनेक्टिविटी हो, जिस पर पीडब्ल्यूडी सचिव का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अलावा बीआरओ और एनएचआईडीसीएल 3 एजेंसियों के पास सड़क का काम है। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल डेडलाइन दी गई है। 25 अप्रैल तक सड़कों से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। 3 एजेंसीज काम कर रही हैं सड़क के ऊपर। एक एनएच पीडब्ल्यूडी डिवीजन काम करता है, इसके अलावा बीआरओ के पास कुछ पोर्शन है और कुछ पोर्शन एनएचआईडीसीएल एक भारत सरकार की कंपनी उनके पास भी है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो अलग से काम करती हैं और लगातार हम लोग क्योंकि पिछले 3 महीने से रिव्यू कर रहे हैं इसमें, तो कल भी मैंने डिटेल रिव्यू किया। उसमें सभी टीमों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये 25 अप्रैल तक जो भी सतह सुधारीकरण का काम है, जो और रंगाई पुताई का काम है, या जो भी मलबा आया था उसको हटाना है, जो माइनर रिपेयर वगैरह, ये काम कंप्लीट कर। चारधाम यात्रा में इस बार स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। यात्रा रूट पर पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर भी तैनात किए जा सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी डॉक्टरों को यात्रा मार्ग पर तैनात करने के साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हरी झंडी दिखा दी है। अब पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर चारधाम यात्रा में सेवा देकर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान दी गई सेवाएं क्लिनिकल रोटेशन या फिर डीआरपी के अंतर्गत मान्य होंगी और डॉक्टरों को इसके लिए अलग से 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी।
उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई लैंडस्लाइड जोन हैं जो कि चारधाम यात्रा में परेशानी का कारण बन सकते हैं, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली सौड़ से लेकर गंगोत्री के बीच 9 लैंडस्लाइड जोन हैं। यमुनोत्री हाईवे पर धरासू बैंड से लेकर जानकी चट्टी तक 6 लैंडस्लाइड जोन हैं, जबकि गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट और रतूड़ी सेरा समेत कुछ लैंडस्लाइड जोन जहां पर ट्रीटमेंट का काम जारी है। स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी पैदा कर रहा है। और एक आधा घंटे से ऊपर हो चुका है टाइम, और जैसे एग्ज़ाम का टाइम था हमारा, तो हमारे एग्ज़ाम 10 बजे से और 9:30 बजे करीबन यहाँ पहुँच गए, तो आधा घंटा में उससे भी डबल टाइम बाद हम कॉलेज पहुँच गए, और इस चक्कर से हमारा एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट। पिछली बार जैसे आपको पता है कि हमारा नेताला के बीच में एक पॉइंट बड़ा बना था, एक बिशनपुर बना था, एक मल्ला में बना था, और इधर एक हमारा एक रतोड़ी सेरा है, बंदरकोट है। तो इन पॉइंट में वॉश आउट हुआ है, नीचे काम चल रहा है और इनमें ट्रीटमेंट कार्य हो रहा है। चूँकि थोड़ा दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है, इनमें टाइम लगेगा, और लेकिन फिर भी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हम इसको ये कोशिश की जा रही कि डबल लेन टाइप का रोड हमारा वहाँ बन जाए। हरिद्वार में सीएम धामी ने महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आश्रम के नए भवन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 50 सालों से ये ट्रस्ट धर्मार्थ के क्षेत्र में काम कर रहा है। आश्रम का नया भवन बनकर तैयार हुआ है। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह के ट्रस्ट और भवनों में लोगों को सुविधा मिल सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने प्रदेश में बांटने वाली बयानबाजी की। इस तरह की मानसिकता की उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। अन्य स्नान हो, उन सभी पर लोगों को एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिले, उसमें हमारे इस प्रकार के ट्रस्ट, इस प्रकार के भवन बहुत उपयोगी होंगे। मैं सभी को इसके संचालन के लिए, जो हमारे वैश्य समाज के लोग, अग्रसेन समाज के लोग जो है लगातार अपना योगदान देते हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले समय में इस प्रकार से लोगों ने प्रदेश में अनेक प्रकार से एक दूसरे से बांटने का काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब उत्तराखंड के लोग एक हैं, एक उत्तराखंड है, और इस प्रकार की जो मानसिकता है उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सुरेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन किए और मां सुरेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में ध्वजा भी चढ़ाई और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना देवी मां से की है। उत्तराखंड में प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। डेप्यूटेशन नीति बदली और 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर जमे हुए अफसरों के ट्रांसफर के निर्देश दिए, लेकिन असली बदलाव जिससे आ सकता है वो आज तक फाइलों में दबा हुआ है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की आर्थिक हालत को देखकर कहा जाता है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन भत्तों की देनदारी में चला जाता है। ऐसे में विशेषज्ञ लंबे समय से प्रशासनिक ढांचे में सुधार की वकालत करते आ रहे हैं, और इसका सबसे अहम हिस्सा है विभागों का पुनर्गठन, जिससे न केवल प्रशासनिक बोझ कम होगा बल्कि आम जनता को भी सेवाएं ज्यादा कुशलता से मिलेंगी। साल 2003 से 2018 के बीच 2 बार इसके लिए समितियों का गठन भी हुआ। रिपोर्ट भी सरकार को दी गई, लेकिन अमल आज तक नहीं हो पाया। कहाँ ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ कम आवश्यकता है, किस विभाग में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, कैसे उनको निपटा जा सकता है, उसके लिए ये पुनर्गठन एक शुरू में समिति बनी थी जब जेसी पंत साहब उसके अध्यक्ष थे। दरअसल यूपी से लिए गए उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे में कई विभाग ऐसे हैं जिनके काम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। समिति ने अपनी सिफारिश में कुछ विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार पर जोर दिया था, तो दर्जनों विभाग के पुनर्गठन या फिर उन्हें मर्ज करने की बात कही थी। जिन विभागों के पुनर्गठन या मर्ज की सिफारिश की गई थी उनमें सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग, प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग में निदेशालय के अधिकारियों को हफ्ते में कुछ दिन अस्पताल में तैनाती, पर्यावरण और वन विभाग, श्रम और कौशल विकास विभाग, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम, जल निगम और जल संस्थान। लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इससे कई विभाग ऐसे हैं जिनमें आपस में अगर समन्वय बेहतर होता है तो बेहतर और तीव्र गति से परिणाम आते हैं। तो मसलन
जैसे कृषि उद्यान को, जब मैं कृषि मंत्री रहा तो कृषि उद्यान को एक ही विभाग बना करके वो दोनों में समन्वय हुआ, क्योंकि उसी खेत में कृषि का काम भी होता है, उसी में बागवानी भी होती है। तो इसलिए इसी तरह लघु सिंचाई और सिंचाई है, तो इस राज्य में समझता हूँ लघु सिंचाई इनको भी एक ही विभाग होना चाहिए। टूरिज्म डेवलपमेंट के मुझे लगता है फॉरेस्ट और टूरिज्म का आपस में वो होना चाहिए। हालांकि समय समय पर सरकारों ने सिस्टम में सुधार के लिए कई फैसले भी लिए। साल 2020 में सरकार ने ऐसे ही एक सुधार के तहत 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बीमार और लापरवाह कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने के आदेश जारी किए, लेकिन ये आदेश फाइलों से बाहर नहीं आ पाए। पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट को भी सिस्टम की सर्जरी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये फाइल भी कभी ऑपरेशन टेबल तक नहीं पहुंच पाई। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। गर्मियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है और इसी मुद्दे से जुड़ा देवप्रयाग विधानसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है। दरअसल देवप्रयाग के स्थानीय विधायक विनोद कंडारी के एक कार्यक्रम में आई कुछ महिलाएं पानी की कमी को लेकर भड़क गई। महिलाएं पानी के नारे लगाने लगी और बाद में विधायक ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ठोस आश्वासन मिले बिना वो मानने को तैयार नहीं हुई। वीडियो किस दिन का है, न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं कर सकता है। मैं आप सुनो, अरे दीदी सुनो, आप चिंता मत करो, बोले भारत माता की। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और मेरा मात्र शक्ति से अनुरोध है कि आपके साथ कृपया आपके लिए माननीय विधायक जी ने इतनी बड़ी योजना बनाई और किसी भी योजना को बनाने में समय लगता है। कृपया करके इस विषय को राजनीतिक स्वरूप में अनुरोध है। बीते दिनों गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें कुमाऊं के 5 विधायक निधरद रहे और ऐसे में पार्टी मुश्किल में है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस का हाल किसी से छिपा नहीं है। 2014 के बाद पार्टी को पहाड़ी राज्य में लगातार झटके लगे हैं। कभी विधायकों ने यहां हाथ का दामन छोड़ा तो कभी टॉप की लीडरशिप रातों रात बीजेपी में शामिल हो गई। बावजूद इसके लगता है कांग्रेस संगठन अभी भी पटरी में नहीं आया है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी जग जाहिर है। बीते दिनों गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन को जहां पार्टी की एकजुटता के रूप में पेश किया जा रहा है, वहीं इस अधिवेशन से कुमाऊं के 5 कांग्रेसी विधायकों ने किनारा कर लिया कि जब आपकी पार्टी का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो जो देश को के हालात पर विचार करता हो, उस समय सबको उपस्थित होना चाहिए। और गुजरात के सम्मेलन से कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है, तो क्या उनकी मजबूरी इतने वो जा सकते हैं। अगर कुमाऊं की अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा में कांग्रेस के फिलहाल 11 विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन से अल्मोड़ा लोकसभा के मदन बिष्ट, मयूख महर और खुशाल अधिकारी ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। कुछ ऐसा ही नजारा नैनीताल लोकसभा में भी देखने को मिला। इस लोकसभा में कांग्रेस के 6 विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ और नरकमत्ता के गोपाल राणा कहीं नजर नहीं आए। राष्ट्रीय अधिवेशन से 5 विधायकों की दूरी जहां सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी है, तो वहीं विरोधी भी इसी बहाने कांग्रेस की गुटबाजी पर चटकारे ले रहे हैं। उनकी कांग्रेस जो है बहुत सारे गुटों की बनी हुई पार्टी है, गुटबाजी में पार्टी है, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग नेताओं के लोग हैं। और ये चूंकि एक परिवार ये पार्टी चलाता है, तो बहुत सारे लोग जो है उस परिवार के साथ इसलिए खड़े रहते हैं कि भाई उनको सामाजिक जीवन में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम रखा है। कांग्रेस के कई विधायकों का बीजेपी सरकार से प्यार भी आए दिन जगजाहिर होता रहता है। यही नहीं, कई विधायक अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आते। वहीं ये चर्चाएं भी तेज हो रही हैं कि कुछ कांग्रेसी विधायक
2027 के रण से पहले नया ठिकाना तलाश रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें 104 हेक्टेयर एरिया अभी तक आग की चपेट में आ चुका है। इससे करीब 1200 लीसा घाव वाले पेड़ भी प्रभावित हुए हैं और 2.5 हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन वर्क भी आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं गढ़वाल रीजन में सामने आई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है। विभाग का कहना है कि जंगल में कहीं भी आग लगने पर टोल फ्री नंबर 1926 पर वन विभाग को सूचना दी। हेल्पलाइन नंबर 1926 भी जो है वो अभी चालू किया है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई आग लगने की घटना जो है देखते हैं तो उसकी सूचना जरूर हमारे ये हेल्पलाइन नंबर पे दें। 4 दिन की छुट्टी में नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है, तो प्रशासन के लिए ये एक चुनौती बन गया है कि व्यवस्थाओं को कैसे बनाए रखा जाए। शहर से बाहर भी पार्किंग स्थल पैक हो गए हैं। कई किलोमीटर का जाम पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गया है, जबकि स्थानीय लोगों को भी अपने घर आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन को उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जवाब देना है कि कैसे नैनीताल शहर को जाम मुक्त रखना है और कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। आपको बता दें कि 4 दिनों की छुट्टी है, जिसके चलते देश भर से पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजाम धड़ाम हो रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारी पार्किंग्स की है वो हमने डिस्प्ले की है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे और अलग अलग माध्यमों से भी पब्लिक को ये बताया गया है कि इतनी ही पार्किंग है और इसके बाद जिनकी बुकिंग है उनको हम रूसी 1, रूसी 2 जो कि शहर से 8-9 किलोमीटर पीछे हैं, वहाँ पे पर्याप्त स्पेस है, वहाँ पे हम उनको पार्क कराएंगे। हरिद्वार में एक घर में किंग कोबरा सांप घुस गया। बिल्वकेश्वर कॉलोनी के घर में करीब 18 फीट लंबा किंग कोबरा देखकर घर के लोग हक्के बक्के रह गए। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने विशालकाय सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में वापस छोड़ दिया गया।